आज की पहली दस्तक देने से पहले एक कहावत सुन लीजिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि जो पसंद आता है उसे तो स्वादिष्ट समझकर निगल लें, लेकिन जो बात पसंद नहीं आ रही है उस पर सवाल उठाएं। यहां सियासत के स्वादानुसार सवाल जो उठाए जाते हैं, जो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठा दिए जाते हैं, उन पर हम प्रश्न उठा रहे हैं, उनके खिलाफ दस्तक दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर आरएसएस से जुड़ी एक मैगजीन ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है कि देश को तोड़ने वाली ताकतों का प्रभाव उन पर दिखता है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि भारत को नीचा दिखाने वाली झूठी कहानियों का मुकाबला करने की जरूरत है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं, सुनियोजित तरीके से संसद की कार्यवाही रोकना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले पांचजन्य के संपादकीय में लिखा जाता है, भारत विरोधियों की तरफ से अपना अपना रास्ता साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल एक औजार की तरह हो रहा है। सियासत के दांव पर संसद से सुप्रीम कोर्ट तक भारत के वो संवैधानिक संस्थान जहां 130 करोड़ नागरिकों ने अपने लोकतांत्रिक भरोसे को निवेश किया, लेकिन वही जनता का निवेश जोखिम के अधीन क्यों सियासत में बताया जाता है, संस्थान और लोकतंत्र दोनों को खतरे में दिखाकर। सबसे पहले बात पांचजन्य की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी मैगजीन जो 1948 से छप रही, जिससे जुड़े कई विवाद पर आरएसएस ने इसे अपना मुखपत्र होने से मना किया। अभी संघ से जुड़ी इस पत्रिका के नए इश्यू में जो संपादकीय छपा वो गुरुवार को विवादों में आया। इसमें संपादक हितेश शंकर की तरफ से लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, जो भारत की करदाताओं की राशि से चलता है। उसका काम उस भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के हैं, भारत के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय नामक सुविधा का सृजन और उसका रखरखाव हमने अपने देश के हितों के लिए किया है, लेकिन वो भारत के विरोधियों के अपना मार्ग साफ करने के प्रयासों में एक औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भारत विरोधियों की तरफ से औजार के रूप में प्रयोग होने की बात का आधार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसमें गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दुष्प्रचार का आरोप लगाया जाता है। इसी विवाद पर गृह मंत्री तक देश के ये कह चुके हैं, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए। फिर सवाल है कि बीबीसी विवाद में आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने क्यों सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। इसकी वजह है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन मांगती याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज करना और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगना। इसीलिए आरएसएस से जुड़ी मैगजीन के संपादक सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधियों के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने की बात लिखते हैं, जिसे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहती है। एक गैर पंजीकृत संस्था सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। ये सवाल अब देश में ये बनता है, हम सबके दिमाग में आ रहा है कि आप खुद पंजीकृत नहीं है, आप आपके टैक्सेस नहीं जमा कराते, आपकी कोई अकाउंट बुक नहीं है, आपका कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं है, आप हैं कौन? चले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे आपको आपत्ति है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की हम घोर निंदा करते हैं। जो खुद को हो पसंद वही बात करेंगे वाली ये सियासत है। जहां राम मंदिर पर फैसला आएगा तो आरएसएस ने कहा सब खुले मन से इसे स्वीकारें, और जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन की याचिका खारिज हुई तो आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में भारत विरोधियों के टूल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस्तेमाल की बात लिखी जाती है। ऐसा दोहरा रूप एक तरफा नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट पर आरएसएस की पत्रिका में विवादित टिप्पणी हुई तो कांग्रेस को सर्वोच्च अदालत के सम्मान की चिंता होती है, लेकिन जब उसी अदालत से जुड़े कई मामलों में फैसला अपनी राजनीति के मुताबिक नहीं आता तो संघ से जुड़े लोगों के ही जुडिशरी में बैठने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में
हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना। अभी भी हमारे देश में नेताओं के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट और संसद पर ही जनता का ज्यादा भरोसा है। 2018 के CSDS के एक सर्वे के मुताबिक सेना के बाद सबसे ज्यादा 55% लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना भरोसा जताया, जबकि संसद पर 37% लोगों ने भरोसे की मुहर लगाई। लेकिन नेताओं पर भरोसे की यही मात्रा जनता के उस सर्वे में नेगेटिव लाइन के नीचे चली गई। और तब BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद BBC के दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे के बीच एक बयान उपराष्ट्रपति का भी आता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के विकास विरोधी ताकतों को रोकने के लिए मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। Now, even India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. एक तरफ हिंडनबर्ग और दूसरी तरफ BBC, दोनों विदेशी। हंगामा देश में चल रहा। उपराष्ट्रपति ने मुंहतोड़ जवाब की बात कही, कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। जब कांग्रेस के अध्यक्ष वक्तव्य दे रहे थे तो वो 26 बार उन्होंने टोका था और 10 बार उठकर खड़े हो गए थे। लेकिन जब मोदी जी सीना ठोक ठोक कर अमर्यादित असंसदीय बर्ताव कर रहे थे तो धनखड़ जी के मुंह में एक शब्द भी नहीं आया था। मुझे लगता है मेरा ये वक्तव्य ही उनकी इस बात का जवाब है। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी सियासत के स्वादानुसार कटघरे में खड़ा करने की यही राजनीति अच्छी नहीं, जहां मीठा मीठा गप-गप है और कड़वा कड़वा किनारे। इससे कुछ नहीं होना, सिर्फ जनता के भरोसे पर चोट लगनी है। असल में लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक वही है। हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी के अंदर 2 कंकाल मिले हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। हरियाणा के भिवाड़ी में पुलिस वाले एक जली हुई गाड़ी की जांच में जुटे हैं। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या कोई व्यक्ति जला है? ये कोई हादसे का शिकार गाड़ी है या फिर हत्या का मामला है? क्यों कहा जा रहा कि भिवानी में जली हुई मिली बोलेरो में अब सियासत को भी हाथ सेकने का मौका मिल सकता है? क्यों कहा जा रहा है कि भिवानी की यही जली बोलेरो कल की सबसे बड़ी खबर हो सकती है? क्योंकि एक नहीं 2 राज्यों की पुलिस को पता करना है कि इस जली हुई बोलेरो के पीछे कहानी क्या है। इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके देखते हैं। भिवानी में एक जली हुई बोलेरो कार और 2 जले हुए शव मिलने का दावा होता है। ये घटना भिवानी जिले के बारवास गांव की बताई जाती है। सूचना मिलने के बाद FSL और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नरकंकाल पड़े थे और उसके बाद मौका मैं भी गया, CIA की टीम भी आई, FSL के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। हरियाणा पुलिस जब अभी इस जली हुई बोलेरो में गाड़ी के चेचिस नंबर और गाड़ी की नंबर प्लेट न मिलने से पहचान तक नहीं कर पा रही कि गाड़ी किसकी है, जला हुआ शरीर किन 2 लोगों का है, तब हरियाणा की भिवानी से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने एक केस दर्ज किया। खालिद नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके 2 चचेरे भाई जुनैद और नासिर किसी काम से हरियाणा गए। खालिद का आरोप है कि किसी ने फोन करके उसे बताया कि 5 लोगों ने जुनैद और नासिर का गाड़ी समेत अपहरण कर लिया। पुलिस वाले ने खबर दी कि भाई ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति वहाँ पे मरे हुए हैं। पता चला कि वो हमारे दोनों भाई हैं, एक का नाम नासिर था, एक का नाम जुनैद था। और मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। जो 2 लड़के जिनका अपहरण हुआ उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है।
अब हरियाणा और राजस्थान की पुलिस दोनों जब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है, तभी असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, जो जुनैद और नासिर की हत्या होने का दावा करते हुए इसके पीछे गोरक्षकों का नाम लेते हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है कि 2 दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान से अगवा कर लिया गया था। अब उनकी जलाई हुई लाशें मिली हैं। अशोक गहलोत ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, न ही मुजरिम गिरफ्तार हुए। परिवार के साथ इंसाफ हो, ऐसा ओवैसी ने ट्वीट किया। अगर यह हत्या गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले कुछ लोगों ने की है, तो सवाल है क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही या फिर सियासत पहले होने लगी है। दोनों सवालों की वजह यही कि जो बात ओवैसी लिखते हैं वही बात पुलिस ने अब तक क्यों नहीं कहा है। अधिकतर आपने सुना होगा और खासकर खुद भी शायद किया हो कभी कि आपको बस की सीटें फटी हुई नजर आती हो तो आप शिकायत करते हैं। आपको रेलवे में तौलिया चादर जो मिल रहा है वो कितना साफ है, इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी है। अब G20 के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ होना था आगरा में। आगरा में G20 के मेहमानों के आने से पहले सौंदर्यीकरण किया गया, वहां पर गमले लगाए गए और कुछ लोग उन गमलों को ही उठाकर अपने घरों की सजावट के लिए ले गए। G20 देशों की अभी अध्यक्षता करता भारत और भारत के अलग अलग शहरों में G20 से जुड़े कार्यक्रमों के लिए तैयारियां, जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा को भी सजाया गया। चौराहे से लेकर सड़कें तक सड़कों के किनारे गमले रखे गए। फिर जानते हैं क्या हुआ? G20 कार्यक्रम के लिए सजावट के तौर पर आगरा में सड़क किनारे रखे गए गमले गायब होने लगे। चुराने वाले आए, पौधों को मिट्टी समेत गमले से अलग किया, गमले लिए और चलते बने। कल उनके कर्मचारियों द्वारा एक तहरीर थाना ताजगंज पे दी गई कि वो गमले लगभग 50 की संख्या में चोरी हो गए हैं। उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस पर प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ किन लोगों ने इनको चोरी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से की जाएगी। मतलब अब पुलिस ने सिर्फ ये खोजना नहीं शुरू किया कि शहर को सजाने में लगे गमले कौन चुरा ले गया, बल्कि बाकी बचे गमलों की रक्षा के लिए एक होम गार्ड तक लगाना पड़ा। ये गमले पे ड्यूटी लगाई गई है क्या? क्यों? ये गमले निकाल के ले गए कुछ? कल ले गए थे, कल परसों रात में। अच्छा, चेक करे तो इधर मकान निकले भी हैं, वीडियो भी बनाएंगे, कल कंप्लेंट भी होगी। इसके बाद एक तरफ बचे हुए गमलों की सुरक्षा के साथ दूसरी तरफ सीसीटीवी खंगाल कर तलाश शुरू हुई। आगरा में सड़क किनारे से गमले चुराने वाले, फिर सोनू और प्रीतम के बारे में जानकारी मिली, जिनके पास से चोरी किए हुए 66 गमले मिले। इन आरोपियों ने इन्हें अपने घर में अलग अलग जगहों पर लगा कर रखा। यानी जो गमले G20 से जुड़े कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने लगाए, उन्हें कुछ लोग अपना माल समझकर घर उठा ले गए। जो G20 चल रहा था उनके लिए आए थे, ये लोग ले गए चुरा चुरा के अपने घर पे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सुंदरता के लिए लगाए गए थे। भारत में सार्वजनिक चीजों को खराब करने, चोरी करने, नष्ट करने की ये बीमारी कोई नई नहीं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तो उद्घाटन के 15 दिन में ही सोलर लाइट से लेकर महंगे फव्वारे तक चोरी हो गए थे। कुछ लोग गमले और सोलर लाइट चुराते हैं, कुछ लोग देश में थोड़े पैसे बचाने के लिए लगातार चोरी करते हैं। जैसे भारत को बिजली चोरी की वजह से हर वर्ष 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। देश में करीब 80,000 करोड़ रुपए के पानी की चोरी हर साल हर राज्य में होती है। 2018 के एक आंकड़े के मुताबिक देश की ट्रेनों से ही 18 करोड़ रुपए के कंबल, तकिया कवर, तौलिया और चादर भी चोरी हो गए थे। अब बात हम पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। आईएमएफ की तरफ से लोन लेने के लिए पाकिस्तान बेचैन है, लेकिन आईएमएफ ने रखनी शर्तें। इस कारण पाकिस्तान ने निर्णय किया कि अपने ही लोगों पर वो भारी भरकम टैक्स लगाए। जो मिनी बजट आया है उसमें टैक्सों का एटम बॉम्ब फोड़ा गया है उसके अपने लोगों पर, और लोग कह रहे हैं इससे बेहतर तो उन्हें मार दिया जाए। जनता जब रोटी की जगह मौत मांगने लगे तो मुल्क खत्म हो जाता है। न कुछ कहने को बचता है और न ही मुल्क रहने लायक बचता है। पाकिस्तान की भी यही कहानी है, जहां पर पल पल लोगों को सजा लग रही है।
सरकार के मिनी बजट ने जनता के जख्मों पर नमक रगड़ दिया। इसीलिए पाकिस्तान के ही लोग कहते हैं कि नेताओं ने उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि लोग अब बांग्लादेश जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार के मिनी बजट में पाकिस्तान में लोगों को दाने दाने के लिए जलील होना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अब सिर्फ सांसों पर ही टैक्स लगना बाकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स न बढ़ाया हो। पाकिस्तान में बुधवार को 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश किया गया, जिसमें जीएसटी की दरों को 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। मिनी बजट में लग्जरी आइटम कर बढ़ाकर 25% करने और सिगरेट और मीठे पेय पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का प्रस्ताव है। इसके अलावा ब्रांडेड परफ्यूम पर 18% बिक्री कर लगाया गया। वही लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, आईपैड, जूसर पर बिक्री कर को 18% तक कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला जनता पर कहर बनकर टूटा है, जो पहले ही महंगाई से अधमरी हो चुकी है और मौत मांग रही है। लेकिन आटे का कोहराम तो पुराना हो चुका है। अब चीनी, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम में आग लगी हुई है, जिसने जनता के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए तो डीजल 280 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। इस तरह पिछले 30 दिनों में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हो गया। जनता पर यह जुल्म इसलिए किया गया क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार को IMF से कर्ज पाने के लिए 4 महीने में 170 अरब रुपए जुटाने हैं। इस शर्त को पूरा करने के लिए मिनी बजट में कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की गई। पाकिस्तान की सरकार कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब से कर्ज लेकर काम चलाती रही, लेकिन अब तो चीन ने भी उसे भाव देना बंद कर दिया है। नतीजा, उसे IMF के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और उसने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झुका दिया है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की चालाकी देखिए। शहबाज शरीफ सरकार ने पैसे जुटाने का सारा भार महंगाई और भुखमरी की कगार पर पहुंची पाकिस्तान की जनता के सर पर डाल दिया है, जिससे वहाँ के लोग भड़के हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों की मुसीबत कम होने वाली नहीं है, क्योंकि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने जून तक महंगाई दर के 33% पहुंचने की आशंका जताई है। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के सामने धराशायी है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सूखता जा रहा है। दुनिया भर के एजेंसियों ने उसकी रेटिंग गिरा दी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि IMF की डील के बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं है और उस पर दिवालिया होने की तलवार लटकी रहेगी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसके तमाम तरह के विश्लेषण हो चुके हैं, लेकिन इतना समझ में आता है कि वहां पर सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन भला वहां की जनता का हुआ नहीं। वहां की सरकार इस समय तुर्की भ्रमण पर निकली हुई है। इमरान खान वहां के लोगों से कह रहे हैं कि जेल भरो, जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ जेल भरो, लेकिन खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ जनता से सड़क पर निकलने और जेल भरने की अपील करते हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो खुद को घर में कैद कर लेते हैं। अपनी जान खतरे में होने की बात कहकर इमोशनल दांव चलते हैं। तो जिस पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष को मिलकर जनता के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, उसकी जगह पाकिस्तान में सियासी इंतकाम पूरे किए जा रहे हैं। बिहार जनता को अकेला छोड़कर सियासी वार करने में ज्यादा नेताओं की दिलचस्पी है। पाकिस्तान में महंगाई से जनता की चीखें निकल रही हैं, लेकिन इससे न तो वहाँ की सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है और न ही इमरान खान इसे लेकर परेशान है। सारा जोर एक दूसरे को गिराने पर लगा है। तो इमरान कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा और नवाज शरीफ की बेटी जनता को यकीन दिला रही है कि इमरान यही तो चाहते हैं, जिन्होंने मुल्क को अपने फायदे के लिए इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस इल्जाम के जवाब में इमरान जनता को डराने में लगे हैं कि अभी तो ये महंगाई की शुरुआत है। इमरान खान अपने भाषणों में शहबाज शरीफ से ज्यादा जनरल बाजवा पर हमला कर रहे हैं, जिसे वो इस सारे कोहराम का सबसे बड़ा दोषी करार देते हैं। बाजवा को विलेन बनाकर इमरान एक तीर से 2 शिकार करने में लगे हैं। ऐसा करके इमरान अपनी सरकार की नाकामियों का ठीकरा बाजवा के सिर फोड़ना चाहते हैं और वही उन्हें बदनाम करके सेना को बैकफुट पर लाना चाहते हैं, जो फिलहाल शहबाज शरीफ के साथ अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए इमरान जनता और सरकार दोनों को डराते हैं। इमरान खान की झल्लाहट की असल वजह गिरफ्तारी का डर है। इमरान पर चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने का केस चल रहा है और कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। इमरान ने जमानत याचिका भी दायर की,
जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि अगर इमरान नहीं चल सकते तो उन्हें एम्बुलेंस में लाया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए उनके समर्थक अपने नेता के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने की ओर बढ़ रही है, तो वहीं उसके नेता इमरान खान को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। इमरान खान अपने खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को साजिश बता चुके हैं और मानते हैं कि इसके पीछे जनरल बाजवा है, जिन्होंने उन्हें मुल्क के लिए खतरा बताया। इसीलिए अब उनकी योजना जनरल बाजवा पर हमले और भी तेज करने की है। पाकिस्तान में सरकार सेना बनाती है, इसीलिए वहाँ के नेता जनता से ज्यादा सेना को तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि चाहे इमरान हो या फिर शहबाज शरीफ, हर किसी का ध्यान सेना और उसके जनरलों की खुशामद में लगा रहता है और वहाँ की जनता को जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज तक ब्यूरो।